नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लोग आपके लिए लेकर उपस्थित हैं साइंस के क्वेश्चंस। साइंस में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोशन के से रिलेटेड, गति से रिलेटेड। तो इसमें जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आ चुके हैं, और उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है आपके लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 1 है कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज। वॉशिंग मशीन जो होती है वो उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है आईएएस प्रीलिम के एग्जाम में। पहला ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा ऑप्शन है डायलिसिस, तीसरा ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस और चौथा ऑप्शन है विशरण, डिफ्यूजन। तो इन बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है। होता क्या है कि वॉशिंग मशीन काम कैसे करती है, अगर इसके बारे में आप देखेंगे आंसर तो इसका सही है सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्र प्रसारण। बाकी इसमें होता क्या है, वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं टैंक होता है, इसमें आप पानी डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, फिर ये उसके साथ में सोप के उसको मिक्स करके झाग बनाता है, और कपड़े के जो डर्ट होती है, कपड़े की जो धूल होती है उसके साथ में एक्शन करके उसको मिक्स अपने साथ में डिजोल्व कर लेता है। क्योंकि सोप जो होता है वो या डिटर्जेंट का जो बुलबुला जो बनता है वो पानी से उससे हल्का होता है, वो क्या होता है दूर की तरफ उसको फेंकता है, यानी कि कपड़ा जो है, कपड़े से डर्ट को दूर जब वो घूमता है तो हल्की चीज बाहर की तरफ जाती है, भारी चीज रह जाती है। यानी कि वो डर्ट जो हल्की हो चुकी होती है वो बाहर की तरफ जाती है, और जो साइड साइड में आप देख रहे हैं ये फोर्स उसके थ्रू वो ड्रेन होकर के नीचे निकल जाती है, उसकी जो डर्ट होती है। ये है मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल, कि जब आप उसको घुमाते हैं किसी चीज को तेजी से तो भारी चीज होती है वो सेंटर की तरफ आती है, जो हल्की चीज होती है वो बाहर की तरफ जाती है। तो इस प्रिंसिपल पे ये जो वर्किंग आपकी वॉशिंग मशीन है वो काम करती है। इसमें बाकी जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे डायलिसिस। डायलिसिस बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? किडनी में। तो डायलिसिस और ये जो आपका ऑप्शन है रिवर्स ऑस्मोसिस, इन दोनों में एक ही घटनाएं हो रही होती हैं कि एक मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू हम उन चीजों को फिल्टर आउट कर लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। यही चीज हम रिवर्स ऑस्मोसिस में करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं जो आपका आरओ फिल्टर होता है जो घरों में यूज होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो अधिकतर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है या इम्प्योरिटीज होती है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो हम फिर एक मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के अगेंस्ट में उसको फिल्टर कर देते हैं चीजों को, कि जो चीजें नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा चीजों को बाहर कर देता है, और जो जरूरी चीजें होती है वो मेंटेन रह जाती है। तो यही चीज इसमें होती है, सेम चीज डायलिसिस में होती है। केंद्र प्रसारण के बारे में आपने समझ लिया। डिफ्यूजन क्या होता है, विशरण क्या होता है? विशरण के बारे में अगर आप देखेंगे तो विशरण होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि घर में जो कुछ खाना बनता है अच्छा, तो आपको क्या होता है कि उसकी स्मेल बहुत अच्छी अच्छी खुशबू पूरे घर में धीरे धीरे फैल जाती है। ठीक, तो क्या होता है कि वो जो उसके जो सेंस है, जो महक है, उसके जो पार्टिकल्स जो छोटे छोटे वो पूरे हवा में घर में फैल जाते हैं। तो क्योंकि जहां पे खाना बन रहा होता है वहां पे उसके पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, बाकी घर में उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो कोई भी चीज अपनी ज्यादा से कम की ओर मूव करती है, तो ये जो इसके एसेंस जो महक होती है, जो खुशबू होती है मसालों की, ये खुशबू जो कण होते हैं वो अधिक सांद्रण यानी कि किचन से पूरे घर की तरफ फैलते हैं। तो इस नॉर्मल जो प्रोसेस होती है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव करने की जो प्रोसेस होती है मॉलिक्यूल्स की, उसी को डिफ्यूजन कहा जाता है, विशरण कहा जाता है। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर द ऑब्जेक्ट्स। जो न्यूटन के गति के नियम किन वस्तुओं पर लागू नहीं होते हैं? तो ये चार ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो विरामावस्था में है, दूसरा ऑप्शन जो बहुत धीमी गति से चल रही है, तीसरा ऑप्शन मूविंग विथ हाई स्पीड जो बहुत तेज गति से चल रही है, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट जो प्रकाश के वेग से चल रही है, प्रकाश की गति से चल रही है वो। देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एट रेस्ट यानी कि विरामावस्था, ये न्यूटन का पहला नियम है। ठीक, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो चलती रहेगी।
तो यानी कि अगर जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो ये क्या है, ये यानी कि पहला जो नियम है, पहला जो ऑप्शन है, ये न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग है, पहला नियम है न्यूटन का। दूसरा की तरह मूविंग स्लोली या मूविंग विद हाई स्पीड, इन दोनों पर न्यूटन के लॉ मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई होते हैं, जैसा कि आपने गति के नियम में पढ़ा है, s इक्वल्स टू t प्लस हाफ टी स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें न्यूटन के लॉ से निकल के आती हैं। तीसरा जो यहाँ पे चौथा पॉइंट जो कहा जा रहा है, मूविंग विद द लाइट स्पीड, क्योंकि अगर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर इसलिए ये है कि कारण क्या है इसका होने का, इसके आंसर का, क्योंकि अगर कोई चीज लाइट की स्पीड से चल रही होगी, कोई चीज प्रकाश की वेग से चल रही होगी, तो आप जानते हैं जो आइंस्टीन का जो इक्वेशन है, एनर्जी की इक्वेशन है, मास एनर्जी की जो इक्वेशन है, E इक्वल्स टू mc², उसके हिसाब से क्या होगा, वो उसका जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा, तो इस तरह से जो मूविंग, जो लाइट की स्पीड से जो कोई चीज अगर चल रही होगी, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो मास है वो लगातार घटता रहेगा, और न्यूटन का जो नियम है वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा, E बराबर mc² के केस में अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई चीज प्रकाश की गति से चल रही होगी तो उसका जो द्रव्यमान लगातार बदल रहा होगा, घट रहा होगा, और इस स्थिति में हम न्यूटन का नियम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा। कि दो चीजें हैं, एक तो कंडीशन जैसे कि हमने बताया कि एक जो इनर्शियल फ्रेम होती है, यानी कि जो एक्सेलरेटेड या रोटेटरी जो फ्रेम्स होती हैं, उसमें भी न्यूटन का नियम अप्लाई नहीं होता है। और जो दूसरा जो कंडीशन है कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जो लाइट की स्पीड के बराबर गति कर रही है, उसकी लगभग बराबर चाल से चल रही है, तो उसका जो द्रव्यमान स्थिर नहीं रह सकता, इसलिए उस पर न्यूटन का नियम भी अप्लाई नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जेट इंजन जो होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये एनडीए में पूछा भी गया और भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जेट इंजन बेसिकली क्या होता है, जैसा कि आप देखेंगे ये भी तो नियम ही है, न्यूटन का जो नियम है, अल्टीमेटली उसी का एक आउटपुट, उसी का एक रिजल्ट है। तो लीनियर दो चीजें, एक लीनियर मोमेंटम दे रहा है, दूसरा आपको एंगुलर मोमेंटम दे रहा है। ठीक, एनर्जी और मास कंजर्वेशन का नियम ये यूनिवर्सल लॉज है, इसमें ये न्यूटन के नियम नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो द्रव्यमान संरक्षण हो चाहे ऊर्जा संरक्षण हो, यहाँ पे न्यूटन के नियम का कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो संरक्षण, बाकी जो यहाँ पर जो बात की जा रही है, वो बात की जा रही है संवेग संरक्षण की बात की जा रही है। बेसिकली डाउट आपको यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन है आपके, जो ये वाला डी, सी और बी, ये ऑप्शन तो नहीं होंगे फिर, यानी कि आपका आंसर तो फर्स्ट, ये चीज क्लियर है। ठीक, तो आपको बेसिकली समझना है कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। लीनियर मोमेंटम यूं है कि जैसे मान लीजिए मोमेंटम का अगर हम देखें, हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग, अंग्रेजी में लिखा जाता है P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग हिंदी में कहते हैं संवेग, संगति गुणा वेग, संगति का मतलब मास, वेग का मतलब वेलोसिटी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी जो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम का जो संवेग है वो कंजर्व रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जेट जो है, जेट बोल रहे जेट इंजन, तो जो जेट आपका इंजन है और जो पूरा जो एक सिस्टम बन रहा है जेट के, जो फ्यूल जलने का और जो जेट के आगे बढ़ने का जो पूरा जो सिस्टम बन रहा है, इसके केस में जो क्या होगा, वो पूरा जो मास इंटू वेलोसिटी इसका क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे जेट का जो मास, जब इसका ईंधन जलेगा तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, गैस बाहर निकलेगी। तो क्योंकि अब मान लीजिए स्टार्टिंग में इसका जो संवेग कुछ भी था, मान लीजिए कि इसका संवेग था आपका 15 यूनिट्स था मान लीजिए। ठीक, तो अब जब इसका जो मास, जब आप घटाएंगे, जब मास इसका ईंधन जब जलेगा तो मास कम होगा, क्योंकि ये 15 ही रहना है। पहले अगर मास 3 था तो वेलोसिटी कितनी रहेगी, 5, लेकिन अब मास क्या हो गया, 2 हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 7.5, क्योंकि ये इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना रहना है, 15 ही रहना है। इसी तरह से मास अगर घटता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और जो जेट इंजन है वो आगे बढ़ता जाएगा। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
तो ये जो जेट इंजन है वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द्रव्यमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर ही ये काम करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहाँ पर जेट इंजन है, ये आगे बढ़ रहा है, इससे जो इस गैसेज जो निकल रही हैं, जो इसका जो फ्यूल जो इसका भरा हुआ है इसके अंदर वो जल रहा है, और जब वो बाहर निकलता है जल करके इसका द्रव्यमान कम होता है, और इसकी जो ये जितना ये संवेग इधर से की तरफ मूव कर रहा है उतना ही संवेग इसको इधर की तरफ मिल रहा होगा, यानी इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, निम्न में से कौन सा परिणामी संतुलित बलों के लिए सही है। ये भी क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये आपको पहले सबसे पहले समझना है कि संतुलित बल होता क्या है। अगर आपको ये पता होगा कि संतुलित बल क्या होता है तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली, बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। लेकिन संतुलित बल उसको बोलते हैं कि जब कोई दो बल इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे होंगे तो उनको हम बोलेंगे कि ये जो बल है, ये जो फोर्सेज है, ये बैलेंस्ड है, संतुलित है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई अभी जो एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसपे दोनों तरफ से कोई बल लग रहा है, ठीक। अगर इस तरफ 5 न्यूटन का बल लग रहा है तो इस तरफ भी 5 न्यूटन का ही बल लग रहा होगा। डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल अपोजिट होगी। तब इनको क्या बोला जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, एक दूसरे को संतुलित कर दे रहे हैं। यानी कि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल दूसरी तरफ लग रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, यानी कि बैलेंस कर दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं कि ये बल को संतुलित कर दे रहे हैं, ठीक। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो इसका आंसर आपके लिए आसान है। इसका आंसर होगा कि ये संतुलित बलों के लिए जो परिणामी जो होगा, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो 0 होगा। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं कि जो दोनों बलों का जो फोर्सेस का जो सम है वो हम कर देते हैं। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, क्योंकि जो फोर्स जो बल है वो एक तरह की सदिश राशि है, तो सदिश राशि में दिशा भी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अगर इन दोनों बलों को आप जोड़ेंगे, कि जैसा कि आगे आपको इसमें फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास यहाँ पर, और इस पे 5 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है और 5 न्यूटन का ही फोर्स आप यहाँ पर लग रहा है इस तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको देख रहे हैं 5 न्यूटन की फोर्स लग रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब आप इन दोनों बलों को जोड़ेंगे, जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, क्योंकि 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन उस तरफ लग रहा है, तो इसको अगर आप पॉजिटिव 5 न्यूटन मानते हैं तो जो दूसरी तरफ लग रहा है वो क्या होगा, 5 न्यूटन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो जो नेट होगा 5 न्यूटन प्लस और 5 न्यूटन माइनस, ये दोनों मिला करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, 0 होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि when a moving bus suddenly applies a brake, the passengers sitting in it fall in the forward direction. This can be explained by, क्या होता है कि आपने भी महसूस किया होगा कि जब कोई बस चल रही है या किसी चलती हुई बस में जब हम बैठे होते हैं और अचानक से उस पर ब्रेक लगती है या धीमे धीमे भी ब्रेक लगती है, तो हम क्या होते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाते हैं, और तेजी अचानक ब्रेक लगने पर हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब किसी चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, कौन सा नियम है जो यहाँ पर अप्लाई होगा। पहला बोल रहा है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत, दूसरा है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा न्यूटन का दूसरा नियम, चौथा है न्यूटन का तीसरा नियम। बेसिकली कि अगर आप देखेंगे जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी, और अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको बोलेंगे कि वो उसमें स्टैटिक इनर्शिया है, और अगर कोई वस्तु जो मूव कर रही, चल रही, तो हम क्या बोलेंगे, उसमें मूविंग इनर्शिया है, यानी कि गति करने का जड़त्व, गतिमान जड़त्व है। और कोई वस्तु रुकी हुई है तो हम बोलेंगे कि उसमें स्थिर जड़त्व, यानी कि उसकी स्टेशनरी जो वो है, इनर्शिया है, जड़त्व है। यानी कि अब इसमें बस में क्या हो रहा है, देखिए बस में क्या होता है कि जब बस चल रही है तो उसके साथ में जो उसमें बैठा हुआ आदमी वो भी उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है, यानी कि दोनों ही चीजें एक समान उससे आगे बढ़ रही है। अब दोनों में क्या है कि मूविंग इनर्शिया है, दोनों में ही
गति का इनर्शिया, गति करने की जो जड़ता है वो दोनों में गति करने की जड़ता है, ठीक। अब व्हाट हैपेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अचानक ये आगे बढ़ी बस और इसने अचानक से ब्रेक मारी तो बस तो रुक गई, लेकिन जो इसका जो इनर्शिया जो जड़त, क्योंकि इस पे बल लगाया जा रहा है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि ये मूविंग अवस्था में थी, न्यूटन का नियम क्या कहता है कि जब मूविंग है तो मूविंग रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अब यहाँ पर ये तो चलती थी, ये रुक गई, बस रुक गई, लेकिन अभी भी इस पर क्या हुआ है, कोई इस तरह का फोर्स नहीं लगा है। फोर्स किस पे लगा है, बस पे लगा है। तो आदमी क्या अभी भी मूविंग स्टेट में है, तो आदमी क्या होता है, बस तो रुक गई होती लेकिन आदमी आगे बढ़ जाता है, ठीक। इसी वजह से यानी कि न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये जो घटना जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, बी होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम। अब यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे देखिए भाई साहब एक साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक से आगे कुछ पैर उसमें पड़ गया उस पे, तो ये साइकिल तो वहीं रह गई लेकिन ये आगे चले गए, ठीक। तो क्या हो गया कि इनके जो साइकिल का जो हुआ था, पहले दिन दोनों में मूवमेंट का इनर्शिया था, मूविंग इनर्शिया था, गति का इनर्शिया था, गति का जड़त्व था। लेकिन जब इस पे आप इनके सामने कुछ ईंटा या कुछ पत्थर पड़ गया इसकी साइकिल के रास्ते में, तो जो साइकिल तो रुक गई, यानी कि साइकिल की अब जो जड़त्व है मूवमेंट वाला वो स्थिर जड़त्व में आ गया, लेकिन इनकी जो जड़ता है वो वही गति वाली थी, तो ये आगे उसी गति से बढ़ते गए और आगे इस पे साइकिल से अलग होकर के गिर पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि अ बुक इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल। एक पुस्तक है एक मेज के ऊपर सरफेस पर रखी हुई है और बोल रहा है कि इफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बुक इज द फोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि पृथ्वी द्वारा जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, खिंचाव लग रहा है पुस्तक पर, वो उसका फोर्स ऑफ एक्शन है। यानी कि जैसे ये टेबल है, एक टेबल रखी हुई है आपके पास यहाँ पर, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है इस तरह से, तो ये बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, यानी कि इसका जो मास इनटू ग्रेविटी का जो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, वो क्या है, वो इसका जो फोर्स ऑफ एक्शन है। अगर ये एक्शन है तो रिएक्शन क्या होगा, तो फोर्स ऑफ रिएक्शन किसके द्वारा लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर यही चीज हिंदी में देखेंगे कि एक मेज के ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है और यदि पुस्तक पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया बल है तो प्रतिक्रिया बल जो है किसके द्वारा लगेगा। अब देखिए भाई क्रिया बल लग कहाँ रहा है, यहाँ पे ये तो बताया जा रहा है कि क्रिया बल इस पुस्तक पर जो लग रहा है पुस्तक द्वारा, इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण, वो किस पर लग रहा है, टेबल पर, टेबल के सरफेस पे, क्योंकि ये बुक रखी कहाँ है, टेबल पर। तो जो रिएक्शन जो लगेगा, जैसे मान लीजिए इसका जो मास इनटू ग्रेविटी कितना है, 5 न्यूटन डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो इस मेज के द्वारा इस पुस्तक पर इतना ही बल ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि 5 न्यूटन बल इसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा। यानी कि बल किसके द्वारा, अब पुस्तक पर किसके द्वारा बल लगेगा, मेज के द्वारा, ठीक। क्योंकि पुस्तक कहां पर लगा रही, मेज पर लगा रही, तो मेज कहां पे लगाएगी, पुस्तक पे लगाएगी, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मेज द्वारा पुस्तक पर बल लगेगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसको अगर आप ऐसे देखना चाहें, देखिए टेबल पर एक बुक रखी हुई है, तो इस पे कह रहे हैं कि जो बुक जो है वो फोर्स जो लग रही है यहाँ पर 2 न्यूटन का अगर ऊपर की तरफ लग रहा है मेज के द्वारा, तो इतना ही फोर्स जो बुक है वो लगा रही होगी टेबल के ऊपर, ठीक। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे होंगे, जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल देखा था बैलेंसिंग फोर्सेस, ठीक। यहाँ पर ये जो दोनों फोर्स ये क्या है, ये भी बैलेंसिंग फोर्सेस का संतुलन बल का उदाहरण है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और इसलिए जो ये बुक है वो इसी अपनी जगह पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। कि द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट। एक आदमी है जो एक आदमी द्वारा, एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर जो प्रेशर लग रहा है वो किस सिचुएशन में अधिक होगा, ये आपको बताना है। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बोल रहा हूं व्हेन ही लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, जब वो जमीन पर लेटा हुआ है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि व्हेन ही स्टैंड्स ऑन द टोज ऑफ वन फुट, जब वो अपने एक पैर के पंजों पर खड़ा हुआ है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है व्हेन ही स्टैंड्स विद बोथ द फुट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जब वह अपने दोनों पैरों को समतल करके जमीन पर खड़ा हुआ है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बाकी तीनों ऑप्शन में एक ही घटना होगी, एक ही जैसा दबाव डालेंगे, ठीक।
अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले आपको समझना होगा कि प्रेशर क्या होता है, दबाव क्या होता है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स, यानी कि पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसी को प्रेशर कहा जाता है। यानी कि प्रेशर जो दबाव है वो एक तरह का फोर्स ही है, बल ही है, बट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेसिकली देखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, तो इस पे जो कोई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, अगर इसका एरिया मान लीजिए आप 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक, और 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो इसका जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रेशर का मतलब है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे प्रेशर, यानी कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यानी कि अब P का वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब एरिया कम होगा और फोर्स ज्यादा होगा, तभी P की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि जब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब आदमी जो है अपने एक पैर के पंजे पर खड़ा होगा तो उसके नीचे का एरिया क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि लेटा होगा तो एरिया बहुत ज्यादा होगा। दोनों पैरों पे खड़ा होगा तो सिंगल पैर के कंपैरिजन में ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक, इसलिए डी ऑप्शन तो इसमें कोई ऑप्शन ये हो ही नहीं सकता बिल्कुल। बाकी जो यहाँ पे सी और बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो जब एक पैर के पंजे पर खड़ा होगा तो उसका एरिया सबसे कम होगा उसके नीचे, यानी कि फोर्स ज्यादा है, एरिया कम है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? बी आंसर होगा। और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें, देखिए 3 सिचुएशन आपको दिखाई गई है। एक आदमी लेटा हुआ है, ये दोनों पैरों पर खड़ा है, वो ये सिंगल पैर पे खड़ा हुआ है। अब इन तीनों के द्वारा समान बल लग रहा है नीचे की तरफ, सेम टाइप ऑफ फोर्स, सपोज मान लीजिए 5-5 न्यूटन सभी लगा रहे। तो अब इनका जो एरिया, देखिए इसका एरिया सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा इसका एरिया, लेकिन सबसे छोटा एरिया किसका है? जो सिंगल पैर पे खड़ा है। तो इसलिए जो प्रेशर है वो किसका सबसे ज्यादा होगा? जो सिंगल पैर पे खड़ा है, क्योंकि मतलब मान जो फोर्स है सबका बराबर बराबर है, लेकिन एरिया सबसे कम किसका है? जो एक पैर पे खड़ा है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे लग रहा हो? जो सिंगल पैर पे खड़ा होगा। यानी कि फोर्स अपॉन एरिया जो की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये जो एक पैर पे आदमी खड़ा है इसके लिए सबसे ज्यादा आएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि इफ अ शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर इनटू सी वाटर इट विल, अगर एक जहाज ताजे पानी से खारे पानी में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना अगर आपको है तो एक मतलब आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसमें उसका हम अभी रिफर करेंगे उसको। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि सिंक कंप्लीटली, पूरी तरह से डूब जाएगी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिंक अ लिटिल बिट, थोड़ा सा डूबेगी। थर्ड ऑप्शन कह रहा है राइज अ लिटिल हायर, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। और चौथा ऑप्शन कह रहा है रिमेन अनअफेक्टेड, उस पर कोई असर नहीं होगा। देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाला जो बल होता है, जो थ्रस्ट जो लगता है, वो जितना पानी हटाती है उसके हिसाब से उस पर थ्रस्ट लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट। यानी कि इन दोनों चीजों की जो डेंसिटी जो होती है वाटर की, और जो इस पे जो वाटर में जो चीज है, यानी किसी भी लिक्विड में कोई चीज जो भी फ्लोट कर रही है उसकी डेंसिटी क्या है और लिक्विड की डेंसिटी क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जो भी चीज उसमें रखी गई है उसका पोजीशन क्या होगा। अगर मान लीजिए जैसे कोई लिक्विड है यहाँ पर, ठीक, तो इस लिक्विड में इस लिक्विड की एक पर्टिकुलर डेंसिटी होगी। अगर इस लिक्विड की डेंसिटी के बराबर आपने यहाँ पर रखा है कोई चीज, तो ये जस्ट इसके उस पे रहेगा, इसके बराबर उसमें चला जाएगा। इसका अगर इससे हल्का होगा तो ऊपर उठ जाएगा और इससे ज्यादा होगा तो उससे अंदर डूब जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कहता है। तो यानी कि जब अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ये पानी है बेसिकली, जब जहाज जो ताजे पानी से खारे पानी में जा रही है तो पानी की डेंसिटी के साथ क्या हो रहा है कि जो ताजे पानी की जो डेंसिटी है वो लगभग 1 होती है, ठीक। लेकिन जब खारे पानी में जब आप पहुंच जाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? लगभग 2 के आसपास होती है। यानी कि इसीलिए आपने इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि जैसे पूछते हैं कि जो समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि जो समुद्र का जो पानी होता है खारा होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो उसको जो है वो आप उसका
जो उसकी वजह से जो है आपको उसकी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आपका जो बॉडी है वो ज्यादा उसमें उसके अंदर डूब नहीं पाता है, क्योंकि आपकी जो डेंसिटी का जो रिलेटिव उसके रिलेशन में, ताजे पानी के रिलेशन में वहां पर आपकी डेंसिटी कम हो जाती है उस पानी के खारे पानी की तुलना में। इसलिए जो आपकी जो बॉडी है वो उस पर जो फोर्स लगेगा वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर कोई चीज यहाँ पर इतनी डूबी हुई चल रही है तो वो थोड़ी सी यहाँ पर आके जब समुद्र में जाएगी तो थोड़ी सी ऊपर उठ जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड वाला ऑप्शन यानी कि राइज अ लिटिल हायर, ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये देखिए जैसे जब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जब कोई शिप जो है सी में जाती है रिवर से, तो क्या होता है कि उसका लेवल हल्का सा उठ जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ डूबी हुई चल रही है और यहाँ पे हल्का सा उठी हुई चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन इज एट रेस्ट in the middle of a horizontal plane of perfectly smooth surface of ice। एक आदमी है और एक ऐसे आइस का सरफेस है परफेक्टली, जो कि परफेक्टली स्मूथ है, पूरी तरह से चिकना है। ठीक है, और एक कोई पॉन्ड में है, वो आइस है वहां पर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बीच में खड़ा है आदमी आइस के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ही कैन मूव हिमसेल्फ टू द शोर बाय मेकिंग द यूज ऑफ द न्यूटन्स कौन सा लॉ। तो ये आदमी आइस का सेल्फ है बड़ा सा, बीच में खड़ा हुआ, इस परफेक्टली स्मूथ सरफेस है। अब उसको इस सेंटर से किनारे पर आना है, तो वो न्यूटन के किस नियम का प्रयोग करके इस सेंटर से बाहर आ सकता है। ठीक, देखिए तो अब यहाँ पर देखेंगे पहला जो नियम है फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये खड़ा है आदमी तो खड़ा ही रहेगा, अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, इस तरह की पोजीशन बनेगी। यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये वाला भी अप्लाई नहीं होगा। थर्ड जो लॉ ऑफ मोशन क्या है, एक्शन रिएक्शन। ठीक, वो क्या कर सकता है कि अगर वो आइस को पुश करे तो वो आइस उतना ही रिएक्शन उस पर लगाएगी और वो शोर पर पहुंच जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है उसे जंप करना पड़ेगा, आम आदमी की भाषा में बोले। ठीक, यानी कि वो क्या करेगा, पहले आइस पे पुश लगाएगा, फिर वो जंप करके किनारे पे पहुंच जाएगा। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरा वाला ऑप्शन, ये सी वाला, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये है, ये आदमी क्या कर रहा है, इस सेल्फ पे खड़ा है, इसको बाहर जाना है तो ये जंप करेगा और ये पीछे की तरफ जाएगी और वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, if an object is having the mass of 1 kg is subjected to a force of 1 newton it moves with। एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उसे 1 न्यूटन उस पर 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो ये इसका जो स्पीड है, जो इसका मूवमेंट है, वो उसके मूवमेंट की सिचुएशन क्या होगी, वो एक मतलब उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से वो बढ़ेगी या 1 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से बढ़ेगी, या एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस पर लगेगा, या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा, ये आपको बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपको दिया गया है कि फोर्स कितना है, 1 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम, तो एक्सीलरेशन क्या होगा। सिंपल सा, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है। 1 न्यूटन का बल है, 1 किलोग्राम का जो है आपका वो है द्रव्यमान है, तो एक्सीलरेशन ही तो बचेगा। तो ये सारा के सारा एक ही एक कट जाएगा, कैंसिल आउट होकर एक हो जाएगा, यानी कि जो एक्सीलरेशन हो क्या होगा, 1 होगा। और एक्सीलरेशन की यूनिट यहाँ पे क्या होगी, क्योंकि ये एम के सिस्टम में ही मास जो है किलोग्राम में होता है, लेंथ मीटर में होती है और टाइम सेकंड में लिया जाता है, तो ये जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसका जो एक्सीलरेशन होगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो फोर्थ होगा। ठीक, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, तो ये है इसका फोर्थ आंसर। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर कुछ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी जो infocapsule.in है वो चल रही है, ऑनलाइन है, लाइव है, और आप इस तरह के क्विज पाने के लिए उस वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं
और अपना डेली क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां पे ढेर सारे क्विजेज आपको मिलेंगे। थैंक यू।